हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एमआर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये है वीडियो नंबर 2 ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। एक सिंपल भाषा में बोले तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। इसका मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कुछ डेफिनाइट फोर्स से। ठीक है, ओके। तो इसका लॉ क्या कहते हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के मल्टीप्लीकेशन से, है ना, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है एक मार्स है। ठीक है, दोनों का मास, अर्थ का मास इज n1 एंड जो मार्स है उसका मास इज n2। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज स्मॉल d। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स था, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंडली इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इनवर्स कैसे होता है। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन कर दें हम लोग ये, है ना, अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे व्हाट वी विल गेट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसको मैंने अभी देखो ऐसा लिख दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू f2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो अल्फा का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन, अगर हमको इसको रिमूव करना हो तो व्हाट वी हैव टू पुट, इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उसको देख लो, देन उसके बाद ये वीडियो पे आ जाना आप लोग। सो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट इनटू व्हाट, एज इट इज m1 इंटू n2 एंड डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो मैंने ये बोला था कि इक्वल टू सम कांस्टेंट है, राइट। अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो इक्वल टू सम कांस्टेंट डालना होगा। सो न्यूटन ने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू लिया, है ना, पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिफाइन किया विच इज कैपिटल जी। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या बोला था, जो कांस्टेंट है ना यहाँ पे जी है एंड दैट जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, वो जो जी है, ये जी है ना, इट इज बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, एंड इसका वैल्यू भी इसने दिया था, वैल्यू वाज 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस वाज द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज द लॉ एंड डेरिवेशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। ओके, एंड ये वैल्यू आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अगर मान लो दोनों मास में से, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर किसी एक का मास जो है डबल हो जाए। देखो इनिशियली क्या था, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये अभी न्यूटन ने डिराइव किया था फॉर्मूला, राइट। हमने भी देखा है डेरिवेशन का, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इनिशियली। अब इसने क्या बोला, अगर मान लो कोई एक बॉडी का मास डबल हो जाए, सपोज मैंने ना m1 का मास डबल किया, 2 इंटू m1 हो गया, राइट, और एज इट इज रहेगा इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो 2 को मैं क्या करता हूँ, ये बाहर ले लेता हूँ 2 को, है ना, 2 को मैंने बाहर ले लिया इधर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये जो है, ये क्यों आपको दिख रहा है फॉर्मूला, यस करेक्ट। इनिशियली जो फोर्स था वही इसका ये फॉर्मूला है, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एज इट इज था, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ एन जो है, जो न्यू फोर्स है, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ। इसका मतलब अगर मास डबल होता है तो फोर्स भी क्या होगा, डबल होगा। क्लियर, ओके। सो ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। अगर मान लो डिस्टेंस डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो, है ना, सो अगेन फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ये है। फिर उसके बाद न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो नीचे ध्यान देना ये स्क्वायर है, दैट मीन्स 2d का होल स्क्वायर आएगा, जी m1 m2 अपॉन 2d का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, जी m1 m2
अपॉन 4d²। क्लियर? ओके, ये समझा आप लोगों को? अच्छा, मैंने क्या किया, ये जो 4 है ना, 1/4 है बेसिकली, इसको बाहर ले लिया। एंड जो मेन फॉर्मूला था ये वाला, Gm1m2/d², दिस इज नथिंग बट योर एफ, राइट? एफ मतलब जो इनिशियल फोर्स था, तो मैं बोल सकता हूँ Fn इक्वल टू 1/Gm1m2/d², विच इज नथिंग बट इनिशियल फोर्स। तो जो न्यू फोर्स है ना, दैट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, अगर डिस्टेंस डबल होता है तो दिस वाज द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है लेकिन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट, इज अ व्हाट पॉइंट इनसाइड या फिर आउटसाइड द ऑब्जेक्ट at which the total mass of the object is supposed to be concentrated। इसका मतलब क्या है? सपोज देखो, एक स्केल लिया, है ना, सपोज एक इतना बड़ा स्केल लिया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, दैट मीन्स आप वहां से, इस पॉइंट से आप इस स्केल को बैलेंस कर पाओगे, है ना। सपोज एक बड़ा सा स्टोन लिया, मान लो इसका जो मास है, टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड इधर है, मतलब इस पॉइंट पे आप इसको बैलेंस कर पाओगे। तो यही बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता है, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट इनसाइड या फिर आउटसाइड होता है ना, उस ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे टोटल मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे फिजिक्स में, स्टैंडर्ड 11 में, ठीक है। ओके, नाउ इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आप लोगों को पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन कैसे निकाला हमने, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हाउ डिड केपलर्स थर्ड लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो केपलर्स थर्ड लॉ था, क्या था केपलर्स थर्ड लॉ? जल्दी बताओ कमेंट में। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, यही था। तो टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू आर क्यूब था, राइट, है ना। ये हमने ऑलरेडी देखा, टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। क्लियर? दिस वॉज द केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, ये था। तो इसने क्या बोला ये क्वेश्चन में कि केपलर का ये जो थर्ड लॉ है ना, ये कैसे काम आया न्यूटन को, है ना, इसको जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करने की, राइट। तो हमको प्रूफ करना है बेसिकली कि जो फोर्स है, फोर्स कैसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर में। जैसे देखो, ये फॉर्मूला निकाला था ना न्यूटन ने, डिराइव किया था ये वाला, ये देखो। अगर मान लो जी का वैल्यू, तो जी का कुछ तो वैल्यू है, राइट, और मास तो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो वही हमें प्रूफ करना है ना, केपलर्स को लॉ की मदद से। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है ना, जहां पर मान लो ये जो अर्थ है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के हिसाब से, ठीक है। इसका मास कुछ m है, ठीक है, और ये ना टुवर्ड्स द सेंटर है, और दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ मान लो, है ना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताओ, जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को मैंने v से डिनोट कर दिया, है ना, और v इक्वल टू जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ, है ना, दैट इज 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा डिस्टेंस, एंड टाइम को मैंने t से डिनोट कर दिया, तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया, राइट। नाउ ऑल्सो वी ऑल्सो नो दैट, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब इस लेक्चर में आप फॉर्मूला देख लो, फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है। अच्छा, ये जो v है, v स्क्वायर है, राइट, इसमें v का वैल्यू मुझे पता है, हाँ पता है, यहाँ से, राइट। सो v इज वॉट 2πr/t, तो यहाँ पे v को रिप्लेस कर दिया मैंने 2πr/t से, और द होल स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज। अच्छा, स्क्वायर को अंदर डाल देते हैं, तो स्क्वायर को जब अंदर डाल दिया तो 2 का स्क्वायर इज 4, है ना, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, एंड आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर, अपॉन टी स्क्वायर नीचे ले लिया इसके जस्ट, है ना, और अपॉन आर एज इट इज था। अच्छा, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? आर स्क्वायर एंड आर कैंसिल हो रहे हैं? यस, कैंसिल हो रहा है। तो आर स्क्वायर विल बिकम आर, और ये आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, देखो, फोर्स इक्वल टू 4m π² आर अपॉन टी स्क्वायर। बट आप लोग को पता है केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता था, टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, राइट। अच्छा,
क्या मैं टी स्क्वायर की जगह पे के इंटू आर क्यूब लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता हूँ। देखो टी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, के इंटू आर क्यूब। अच्छा, ऊपर आर ऑलरेडी प्रेजेंट था तो मैंने एक आर और ये आर क्यूब में से एक आर कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम नाउ आर स्क्वायर, राइट। सो आर फाइनल फॉर्मूला विल बिकम व्हाट, फोर्स इक्वल टू 4 एन पाई स्क्वायर, ऊपर का आर गायब, अपॉन के इंटू आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, क्या आपको भी पता है कि 4 या फिर मास हो गया, पाई, के, दीज ऑल आर कांस्टेंट वैल्यूज, है ना। 4 कभी चेंज नहीं होगा, मास कभी नहीं चेंज होने वाला है, पाई भी कभी चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, राइट। 3.14 होता है पाई का वैल्यू, राइट, आर कांस्टेंट। अच्छा, तो इसकी वजह से मैं डायरेक्टली इनके ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये सारे वैल्यूज की जगह पे क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ, राइट। सो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/r स्क्वायर है। अच्छा, आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन आता है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखता हूँ, है ना, ए इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू बी, ऐसा, राइट। तो क्या मैं उल्टा जा सकता हूँ, रिवर्स जा सकता हूँ, इक्वल टू सम कांस्टेंट को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, यस, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हालांकि ये 1/r स्क्वायर है, दैट मीन्स इट विल बी रेड एज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर और नॉट, समझे आप लोग। सो दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग केप्लर्स लॉ। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे। बाय।